गद्दाफी का जन्म कॉलोनियल लीबिया में हुआ, जब यह देश इटली के अधीन हुआ करता था। 1951 में ऊपरी रूप से यूनाइटेड नेशन ने लीबिया के आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन तत्कालीन राजा इदरीस लगातार ब्रिटेन और फ्रांस के कहे अनुसार हुकूमत कर रहा था। ब्रिटेन कभी भी लीबिया को सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म से मुक्त करना ही नहीं चाहता था, इसलिए दोनों देशों ने राजा इदरीस के शासन को खुला समर्थन दे रखा था, जिसकी वजह से लोगों की एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल बेकार कंडीशन में चली गई। उस समय तक लीबिया के तेल भंडार के बारे में राजा को पता चल चुका था, लेकिन विदेशी प्रभाव और राजा के विदेशी प्रवृत्ति की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं हो पा रहा था। विदेशी कंपनियां जो तेल निकालती थी 50% से ऊपर वही रख लेती थी। फायदे की जगह लीबिया लगातार विदेशी कर्ज के तले दबते चला जा रहा था। लगातार बदतर होती लीबिया की स्थिति को देखते हुए कुछ अफसरों के एक ग्रुप, जिसकी अगुवाई मुअम्मर गद्दाफी कर रहा था, उन लोगों ने राजा को ओवरथ्रो कर राजशाही का खात्मा कर दिया और एक काउंसिल बनाई जिसे रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल कहा गया। इस काउंसिल ने लीबिया को एक नया रास्ता दिया था, जिसके आधार पर लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की गई। वेस्टर्न मीडिया की माने तो गद्दाफी के आने से लेकर उसके सारे कार्य एक तानाशाह को दर्शाते हैं, जिसमें एक तानाशाह ने सबसे पहले एजुकेशन को सभी के लिए आसान और बराबर कर दिया। पूरे देश में हेल्थ के लिए किसी को भी 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं थी। रहने के लिए घर सबका अधिकार बना दिया और प्रोवाइड भी किया। गद्दाफी ने यह कसम खाई थी कि जब तक वो देश के हर एक नागरिक के लिए घर नहीं बना देता, अपने माँ बाप के लिए भी घर नहीं बनाएगा। और बैंक से लोन लेने पर 1% ब्याज नहीं देना होता था। जितना लोन लिए उतना ही वापस चुकाना होता था। इनमें सबसे बड़ी बात, उसने लीबिया की इकोनॉमी को बाहरी प्रभावों से आजाद करते हुए सारा ध्यान अपने अंदरूनी विकास पर दिया। देखते ही देखते देश के अंदर एक प्रॉस्पेरिटी के लेवल को लीबिया ने हासिल कर लिया था, लेकिन लीबिया के बाहर इसे शायद ही कुछ लोग जान रहे थे। भारत के अंदर तो इस बात की चर्चा भी नहीं थी कि लीबिया ने आखिर ऐसा किया क्या जिससे सारे पश्चिमी देशों को इसे पीछे करने के लिए अलग से योजना बनाना जरूरी लगने लगा। दोस्तों, देखते ही देखते उसने वो कर दिखाया जो दक्षिणी दुनिया के लिए मिसाल है, और शायद ही कुछ लोग हैं जो इसे जानते हैं। लीबिया की सरकार ने देश के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और देश में पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में अंडरग्राउंड पाइपलाइन का जाल बिछा दिया। लोगों के लिए ताज्जुब की बात थी कि बिना WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक या ADB की मदद लिए, या यूं कहें उनसे बिना कर्ज लिए यह काम किया गया। यह उस पूरे न्यू लिबरल पॉलिसी के मुंह पर तमाचा था जो दुनिया के संसाधनों पर अपने टेक्नोलॉजी और झूठी इकोनॉमिक सेंस के आधार पर कब्जा करता आ रहा था। यही कारण है कि जब 2011 में गद्दाफी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चालू की गई, तब इस पूरे पाइपलाइन को फाइटर जेट्स द्वारा टारगेट बनाकर तबाह किया गया था, जिससे कोई मॉडल ना रह जाए जिसके दम पर या इंस्पिरेशन लेकर लोग इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के बारे में ना सोच सकें। लीबिया ने यह काम उस समय किया जब पूरी दुनिया ये मान कर बैठी थी, हालांकि अब भी बैठी है, कि साउथ क्षेत्रों में अगर विकास हो सकता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF प्रोवाइड करेंगे। गद्दाफी अपने मॉडल से पूरे पश्चिम विकास के मॉडल के लिए एक आतंकी बन गया था, लेकिन बात सिर्फ पाइपलाइन तक रुकी नहीं। 2003 में इराक को दुनिया ने पूरी तरह से तबाह होते हुए देखा था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के टैबू मोबुकी के बयान को खारिज करते हुए कि इराक में कोई भी इस तरह का हथियार नहीं है, हमला किया गया और सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया। दरअसल मकसद वहां भी हथियार खोजना नहीं था, बल्कि सत्ता परिवर्तन था। लीबिया ने साम्राज्यवादी प्रभाव से खुद को और पूरे अफ्रीकी देशों को मुक्त करने के लिए लीबियन लीरा को करेंसी का आधार बनाने की योजना बना रहा था। इस बात का खुलासा अमेरिका के तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार हिलरी क्लिंटन के 2016 में लीक हुए ईमेल से हुआ कि उन्हें यह पता चल चुका था कि लीबिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिसका आधार लीबियन लीरा होगी। लीबिया के अंदर अलकायदा के लड़ाकू दस्तों को अंदर भेजने में CIA ने अहम भूमिका निभाई, जिससे ये लगे कि लीबिया में आंतरिक तनाव की स्थिति है। कॉर्पोरेट परस्त वैश्विक मीडिया को पहले ही सब कुछ बता दिया गया था कि किस प्रकार से इस पूरे मुहिम को ह्यूमन राइट के वायलेशन के विरोध में एक शांति कायम करने के लिए चलाया गया अभियान बताना है। लेकिन इनका असल मकसद था शासन में तब्दीली लाना और पपेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना। वरना जिस तरह ये लोग खुद को मानवाधिकार के ठेकेदार कहते हैं, तो यूक्रेन में ह्यूमन राइट का घोर वायलेशन हो रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, तो क्यों नहीं वहाँ कोई अभियान चला लेते।